वेलकम इन टू तैयारी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा टॉपिक नंबर 7 कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। अब ये जो थ्योरी है इससे पहले हमने पियाजे वाइगोत्स्की की पढ़ा है, तो पियाजे की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड हुए हैं कोहलबर्ग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दी। अब जिसने भी पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी डिटेल में अगर नहीं पढ़ी है अभी तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक दिया हुआ है। और फिलहाल जिनको पियाजे और वाइगोत्स्की में कन्फ्यूजन थी तो मैंने एक डिफरेंस वाला वीडियो बनाया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है सीटेट में या सुपरटेट में भी मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो वाइगोत्स्की के हिसाब से सही है, पियाजे के हिसाब से सही है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे देगा। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाइगोत्स्की और पियाजे में सिमिलरिटीज़ क्या है इनकी थ्योरीज में और इनकी थ्योरीज में डिफरेंसेस क्या है। तो उसी को अच्छे से क्लियर किया है हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, तो एक बार जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, अगर आपने पियाजे वाइगोत्स्की की थ्योरी अलग अलग भी नहीं पढ़ी तो एक बार वो कंबाइन वीडियो देख लेना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब चलो देखो यहाँ पर बात करते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, देखो कोहलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है इसका मतलब मेन अगर हम एक समराइज वे में बताएं तो इसका मतलब बस ये है कि एक बच्चा बड़े होते होते तक, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे बदलती है। ठीक है, पहले कुछ चीज़ों को लेकर वो उससे लगता है कि वो सही है, फिर उसे पता चलता है कि नहीं समाज के हिसाब से ये चीज़ गलत है, फिर वो सोचता है कि समाज चाहे गलत हो चाहे जो हो, ठीक है, बाकी हम जो सोच रहे हैं ये चीज़ सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, जो चेंजेस आते हैं ये उसके क्या जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है उसी हिसाब से। जैसे पियाजे के हिसाब से क्या था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। ठीक है ना, उससे कम सीख पाएगा ना उससे ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है, और वैसे ही क्या था मोरालिटी कि बच्चे के अंदर नैतिकता क्या है इस एज में इतनी आ पाएगी। ठीक है, उसमें आप क्या बोलते हो कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ मतलब बेसिकली यही है कि स्टेज के हिसाब से मोरालिटी कैसे कैसे बच्चे में विकसित होती है। ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। आप सबसे पहले देखो मोरालिटी बोले, मोरालिटी मतलब होता क्या है। इसकी अगर नॉर्मली हम डिफिनेशन या मतलब समझे मोरालिटी का, ठीक है, 3 टर्म होते हैं, सबको समझेंगे। मोरालिटी पहले हम समझ लेते हैं नैतिकता। अब ये मोरालिटी होता क्या है? मोरालिटी मतलब होता है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है, ठीक है, या गुण कह सकते हो आप, जब आपको सही और गलत में पहचानना आपको आ जाए। ठीक है, अंतर कर सको कि ये चीज़ सही है गलत है। ठीक है, जब आप सही चीज़ को चुन लेते हो तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर नैतिकता है या इसके अंदर मोरालिटी है। ठीक है, मतलब आप सिंपली समझो राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप इतने काबिल, आपको पता है कि हम सही चीज़ चुनेंगे तो ये आपकी क्या होगी, नैतिकता होगी। ठीक है, सही और गलत में आपने कोई पहचान कर लिया कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत, तो ये होगी आपकी मोरालिटी, आपकी होगी नैतिकता। बस एक लाइन यही याद रखना। अब देखो एक चीज़ आती है मोरल डायलेमा। ठीक है, अब ये मोरल डायलेमा क्या है, एक ये वर्ड आता है और एक आता है मोरल रीजनिंग। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। इन दोनों से प्रोसेस से जब आप गुजरोगे तब आपके अंदर मोरालिटी आएगी। अब ये प्रोसेस है क्या, कौन सी प्रक्रिया है? मोरल डायलेमा को हिंदी में हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, यहाँ पर हम दुविधा लिख देते हैं, नैतिक मतलब तो समझ ही गए होगे। और मोरल रीजनिंग मतलब होता है नैतिक तर्कणा। ठीक है, का को थोड़ा अच्छे से समझ लो, कुछ ज़्यादा ही बह गया। तो क्या है ये नैतिक तर्कणा। अब यहाँ पर देखो आप, जो मोरल डायलेमा होता है मतलब दुविधा, ये एक ऐसी कोई कंडीशन या सिचुएशन होगी जहाँ पर आप फंस जाते हो और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हम ये वाला राइट वाला पथ चुने या रॉन्ग वाला पथ चुने। ठीक है, ये चुना तो भी हम गलत हो जाएंगे, ये चुना तो भी हम गलत हो जाएंगे। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला कॉन्सेप्ट है ना। सपोज करो अगर मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, आपसे मैंने पूछ लिया कि आपके सामने आपके 2 दोस्त हैं, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हमने कह दिया ये बताओ इन दोनों में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है तुम्हारा। अब वहाँ पर आप फंस गए कि यार अगर इसका नाम लिया तो ये नाराज़ हो जाएगा और इसका नाम लिया तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो वो जो भी सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो क्या आपके लिए एक मोरल डायलेमा का काम करी, वो आपके लिए एक डायलेमा हो गया। अब सपोज करो कि आपने जैसे तैसे कुछ ना कुछ विचार किया, कुछ सोचा होगा दूर की कि चलो ठीक है इसका नाम ले लेते हैं, हो सकता है हम बच जाएं या सही हो जाएं। तो जो भी आपने सोचा, जो भी आपने तर्क दिया है, जो भी आपने विचार किया, ठीक है, जिस विचार के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इस दोस्त को चुन लेंगे, तो वो जो आपका विचार है, जो सोच है, जो तर्क है, वो उसको हम बोल देते हैं मोरल रीजनिंग या फिर नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो ये चीज़ चलो समझ में आ गया होगी आपको। अब जब आपने ये चीज़ कर लिया, आपने मोरल रीजनिंग का यूज़ कर लिया, आपके अंदर तर्क आ गए देना, तो मतलब आपके अंदर क्या मोरालिटी आ गई अपने आप। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम पूरा अच्छे से समझेंगे जो इनके स्टेज लेवल हैं वहाँ सब पे, कि किस एज में कितनी किसके अंदर मोरल रीजनिंग होती है, किस हिसाब के डायलेमा में वो कैसा रीजनिंग सोचता है, किस हिसाब से उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होती है। ठीक है, सही होती है गलत होती है वो चीज़ बात की बात है। ठीक है, लेकिन हो जाती है डेवलप, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, इसका एक कोहलबर्ग ने जो एग्जांपल लिया था आपने सुना होगा, हेन्स डायलेमा नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, हेन्स
डायलेमा, मतलब बेसिकली हेंज एक आदमी था, ठीक है, जिसकी वाइफ क्या थी, बहुत बीमार थी और कोई ऐसी डिसीज़ हो गई थी जिसकी पूरे जगह पे जहाँ पे भी वो रहता था वहाँ पर बस एक ही मेडिकल स्टोर में वो वाली दवा थी, ठीक है, और वो जो दवा थी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब इसके पास हेंस के पास पैसा भी नहीं था कि उसको वो खरीद सके, ठीक है। तो अब हेंस के पास दो कंडीशन आई, ठीक है, या तो वो उस दवा को क्या बोलते हैं चोरी कर ले, ठीक है, चोरी कर ले, चोर बन जाए और अपनी बीवी को बचा ले, या फिर अपनी बीवी को मरने दे और एक अच्छा सज्जन पुरुष बना रहे, ठीक है, समाज के हिसाब से। अब ये जो दोनों कंडीशन आई, अब इसमें से उसने सोचा कि अगर मैं ये चुन लूँ कि चलो ठीक है मैं अपनी बीवी को मरने देता हूँ, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं एक इंसान की हत्या कर दी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जिससे भी प्यार मोहब्बत है, जो भी आपके करीबी है, आपने उसको मरने दिया और आप वहाँ पर हिम्मत नहीं करी कि हम जाके चोरी कर सकें। दूसरी चीज़ ये, अगर वो चोरी कर लेता, ठीक है, तो उसको पुलिस पकड़ सकती थी, उसको जेल हो सकती थी, भले बीवी बच जाती, कुछ ना कुछ हो जाता, ठीक है। लेकिन अब अगर इसका आपको एंड भी जानना है तो एंड बस यही कि उसने क्या चुना, उसने चुना कि हम चोरी करेंगे। हम आप भी यही करते हैं, किसी के फादर मदर भाई बहन बीवी कोई भी अगर इस हालत में हो और हमारे पास ऑप्शन ये हो कि इस हॉस्पिटल में या इस मेडिकल स्टोर में यही वाली दवा मिलेगी, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगी ये दवा, तो हम चोरी करेंगे अगर पैसा नहीं होगा। तो उसके पास यही एक ऑप्शन था, उसने ये चुना। अब ये स्टोरी जब कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई, ठीक है, या हम ही आप अगर बच्चों को सुनाएंगे तो उसके अंदर यही एक विचार आएगा कि चोरी करना तो गलत होता है, चोरी तो चोरी होती है। अब अगर उसने चोरी किया तो मतलब उसको पुलिस पकड़ेगी, ठीक है, या फिर कह देगा कि वो गंदा बच्चा है, बुरा बच्चा है। छोटे बच्चे तो ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन अगर हमसे और आपसे कोई पूछेगा इस एज में तो हम लोग कहेंगे नहीं बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, मोरालिटी उसमें भी, मोरालिटी हम में भी है, ठीक है। बस क्या है, चीज़ों का देखिए फ़र्क कहाँ है, फ़र्क वही जो फ़र्क है उसी को यहाँ पर बताया कोहलबर्ग ने, किस एज में किस स्टेज में कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनकी स्टोरी बेसिकली जो हेंज की थी। अब चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को समझाने के लिए इन्होंने 3 लेवल बताए थे, ठीक है। उन लेवल्स को समझेंगे और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस बताएं, उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर हम एक माइंड मैप बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। चलो फिर आते हैं, फटाफट जादू से लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो इनके लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, लेवल्स 3 है और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। मतलब अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कोहलबर्ग के द्वारा कितने लेवल्स दिए गए हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, तो 3 लेवल्स दिए गए हैं, लेकिन स्टेजेस कितने हैं, तो स्टेजेस टोटल 6 हैं, ठीक है। 3 × 2 6, तो इतना याद रखना, अच्छे से कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग, वहाँ पर लेवल्स पूछ लेगा ऑप्शन में 6 दे देते तो लोग 6 कर देते हैं। स्टेजेस जब क्वेश्चन में हो तो 6 होती हैं और लेवल्स अगर पूछे तो 3 होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो आप जैसा देख सकते हो, सबसे पहला जो होता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, जो कि किस एज से किस एज तक होता है, 4 से लेकर 10 वर्ष तक का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर कौन सी लेवल्स आते हैं, हम प्री कन्वेंशनल लेवल में कहते हैं उसको। अब उसके बाद हमारा आता है कन्वेंशनल लेवल, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से 13 वर्ष के लिए होता है। और फिर आता है थर्ड वाला पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 13 से लेकर अबव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एक लेवल्स में 2-2 स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल की अगर देखें यहाँ पर तो इसके अंदर 2 स्टेज आती है, ठीक है। एक जो आती है पनिशमेंट ओबीडियंस वाली, ठीक है, मतलब दंड और आज्ञा वाला, और जो दूसरी स्टेज है वो आती है म्यूचुअल एक्सचेंज बोल देते हैं इसको, या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है जाती है ये दूसरी स्टेज है। अब इसके बाद देखो अगर हम कन्वेंशनल लेवल पर देखें तो यहाँ पर जो तीसरी स्टेज आती है वो है गुड गर्ल गुड बॉय वाली स्टेज अवस्था, ठीक है। और जो चौथी है वो है लॉ एंड ऑर्डर वाली। अब अगर हम बात करें पोस्ट कन्वेंशनल पर तो यहाँ पर भी 2 स्टेज हैं, ठीक है। जो 5th वाली स्टेज है वो कौन सी, यहाँ पर सोशल ऑर्डर वाली और ओरिएंटेशन, और जो 6th स्टेज है मतलब जो लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की, ठीक है। ये चीज़ तो हमने डिटेल में बता दिया, मतलब वो समराइज वे में बता दिया। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि प्री कन्वेंशनल लेवल में जो 2 स्टेजेस आती हैं, दंड एवं आज्ञा और व्यक्तिगत उपकरणवाद या इंडिविजुअल एक्सचेंज, ये सब हम बोल देते हैं। अब देखो एक एक चीज़ समझते हैं। ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल में होता है ना, बेसिकली इसमें बच्चे के अंदर क्या नैतिकता का भाव एब्सेंट रहता है, मतलब एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, मतलब अभी उसके अंदर कोई नैतिकता आई नहीं, वो कुछ नहीं जानता है कि क्या होती है नैतिकता, क्या होती है मोरालिटी, ठीक है। भले मोरल साइंस वगैरह पढ़ लिया हो फिर भी उसको भी कुछ नहीं पता। वो बस चीज़ों को कैसे जज करेगा या चीज़ों पर कैसे विचार करेगा, वो आप देखो यहाँ पर पहली स्टेज दंड एवं आज्ञा, या तो वो आपकी आज्ञा मानेगा, ठीक है, फिर कोई चीज़ को खराब होगी गलत होगी तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने उसको बोला कि तुम मत चोरी करना बेटा, तो अगर आपकी आज्ञा करेगा तो मान जाएगा, ठीक है। एक तो बच्चा ये हो गया। एक बच्चा हो गया जो आपकी
आज्ञा बस आपके सामने कर रहा है, आपने मना किया लेकिन वो करेगा वही, तो उसको आप दंड से डराओगे कि अगर तुमने चोरी किया तुमको हम पीटेंगे मारेंगे। या फिर माँ बाप ने बोल दिया कि अगर ये काम किया मेहमान के सामने तुम ज़्यादा बोले, ठीक है, मेहमान को कुछ उल्टा सीधा तुमने बोल दिया तो तुमको हम मारेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ बच्चे दंड से डर जाते हैं और कुछ आज्ञा करते हैं इसलिए। तो ये चीज़ जब जिस बच्चे में आ जाती है, इस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं कि वो प्री कन्वेंशनल में है, और अगर स्टेज की बात करें तो पनिशमेंट और ओबीडियंस वाली स्टेज में है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत वाली और उपकरणवाद वाली। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ये जो अवस्था होती है ना, ये टिट फॉर टैट वाली होती है। ठीक है, मतलब जैसा आप बच्चे के साथ करोगे, या मान लो कोई 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने एक का पेंसिल तोड़ दिया, दूसरा क्या करेगा, उसकी पेंसिल उठा के तोड़ देगा। ठीक है, इसने इसका खाना खा लिया तो अब ये कहेगा कि कल तुम मेरा खाना खाए थे, आज हम तुम्हारा खाना खाएंगे। मतलब यहाँ वाली स्टेज में क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो चीज़ हमने किया है ज़रूरी है कि ये भी करें। ठीक है, मतलब अगर क्या एक कह सकते हैं बदले वाली भाव आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहीं कहीं टिट फॉर टैट भी बोला जाता है, ईगो वाली भी स्टेज बोल दिया जाता है कि अहम वाली स्टेज होती है ये। ठीक है, और इसको म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोल देते हैं। तो ये सब वर्ड्स आप याद रखना। सीटेट में देखो बेसिकली जो क्वेश्चन अब तक आए सबसे ज़्यादा वो एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, सारी स्टेजेस के क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक सिनेरियो दे देंगे, कोई एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये जो बच्चा है किस स्टेज में है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए देखो तुम्हारे पास 2 तरीका है, या तो तुम्हें इसका पूरा अच्छे से डिटेल में पता हो, या फिर तुम्हें एज पता हो, क्योंकि कहीं कहीं पर आ जाता है कि इस क्लास का बच्चा है या इतने वर्ष का बच्चा है, तो वहाँ से तुम गेस कर सकते हो कि हम किस लेवल के, एटलीस्ट तुम लेवल ढूंढ लोगे कि अगर 4 से 10 के बीच की एज है तो मतलब वो प्री कन्वेंशनल लेवल का हो गया। ठीक है, 10 के ऊपर, 10 से 13 के बीच है तो कन्वेंशनल का हो गया, 13 के ऊपर है तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आ गया बच्चा। अब अगर हम बात करें स्टेज अगर पूछ रहा है तो स्टेज में तुमको ये देखना पड़ेगा कि किस में कौन सा फीचर है, क्या ये फीचर बच्चे से मैच कर रहा है, तो हाँ मतलब इस स्टेज का बच्चा हुआ। दंड की कहीं बात हो रही है, ऑबिडियंस की बात हो रही है, आज्ञा की बात हो रही है, तो मतलब वो पहली स्टेज में है। अगर उसके अंदर व्यक्तिगत वाले भाव है ना, सिर्फ अपने लिए जैसा सोचता है वैसे दूसरे के लिए भी सोचेगा। ठीक है, अगर मैंने ये किया तो तुम भी ये करो, ज़रूरी है, तो मतलब उसके अंदर एक्सचेंज वाली या म्यूचुअल एक्सचेंज वाली इंडिविजुअलिज्म मतलब सेकंड स्टेज आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, उसको बेसिक समझते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा दूसरा लेवल होता है वो होता है कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत आती है आपकी स्टेज नंबर 4 है, गुड गर्ल गुड बॉय वाली अवस्था बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये आपकी स्टेज नंबर 4 है और ये आपकी स्टेज नंबर 5 है, नहीं सॉरी 3 और 4 होगी, ये स्टेज नंबर 3 और ये आपकी स्टेज नंबर 4 है। ठीक है, पहली 2 स्टेज हमारी प्री कन्वेंशनल में हो गई। ठीक है, अब हमारी ये कन्वेंशनल रूढ़िगत वाली जो लेवल से इसकी हम बात करते हैं। इसमें जो स्टेज 3 देखो गुड गर्ल गुड बॉय, इसके वर्ड से ही आप समझ लो ये जो अवस्था होती है ना, इसमें बच्चा दूसरों से तारीफ पाने की उम्मीद रखता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होगा कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो हमको हमारे बड़े जो होंगे वो सराहेंगे, हमको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अगर हमने ये चीज़ किया तो फिर हम मतलब बुरे बच्चे बन जाएंगे, ये चीज़ किया तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो वहाँ पर वो सही चीज़ को इस हिसाब से चुनते हैं कि जो चीज़ हम चुनेंगे जिससे हमारी क्या होगी समाज में या हमारे माँ बाप के सामने या टीचर्स के सामने क्या हो, हमारी तारीफ हो। तो ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल सपोज करो कोई दे दिया कि मान लो मीना टीना शीना किसी ने भी ये काम किया जिससे कि उसके टीचर प्रसन्न हुए। ठीक है, तो अब ये बताइए उस कौन से लेवल पर है, तो कन्वेंशनल लेवल पर। स्टेज पे कौन से, तो गुड गर्ल गुड बॉय वाली। ठीक है, जहाँ पर भी कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का एग्जाम्पल सेट करना चाहे कोई बच्चा, ठीक है, या ऐसी तारीफ पाना चाहे तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है हमारी, स्टेज 3 हो जाती है। अब देखो स्टेज 4 में बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून एवं व्यवस्था की। तो ये जो हमारी स्टेज है लेवल स्टेज 4, यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो भी कानून है, ठीक है, जो भी नियम है उनका पालन करेगा बच्चा। ठीक है, सपोज करो अगर हमें ये पता है कि हमें लेफ्ट साइड से चलाना चाहिए गाड़ी या हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक लाइट पे हमें रुक जाना चाहिए, जैसे रेड लाइट हो हमें रुक जाना चाहिए, ग्रीन लाइट हो तो चल देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मतलब जो जितने भी नियम है अपने जिस कंट्री में रहता हो जहाँ भी, अगर उन चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है, और दूसरों से कहता है भी करने को, तो इसका मतलब वो उसके अंदर अभी कौन सी अवस्था है, वो स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर वाली, जहाँ पर वो लॉ को और ऑर्डर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, चाहे उसका नुकसान हो चाहे जो हो, अगर कानून है तो है। ठीक है, रेड लाइट पे रुकना है तो रुकना है, भले कुछ भी हो जाए, रुकना है तो रुकना है। तो ये क्या हो गया, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर वाली अवस्था की स्टेज नंबर 4 में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेज नंबर वो 5th और 6th जो 3rd लेवल पे है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर। वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेज होती है, तो उसको भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखो कन्फ्यूजन स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टेज 4, 5, 6 इन 3 में हर बच्चों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कायदे से, और क्वेश्चन भी इन्हीं 3 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा में क्या आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हो, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना अभी
कि सिर्फ नियम और कानून व व्यवस्था को क्या वो बनाए रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको मानेगा चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ, ठीक है, वो उस पर बिलीव करेगा कानून पर, तो उसको मानेगा, उसका पालन करेगा। अब हम देखते हैं जो थर्ड वाला लेवल है उसको समझते हैं। देखो अब जो आखिरी लेवल है हमारा लेवल नंबर 3, जिसको हम बोल देते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, मतलब उत्तर रूढ़िगत। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 स्टेजेस आती हैं, स्टेज नंबर 5 और स्टेज नंबर 6। अब स्टेज नंबर 5 अगर हम देखें तो सामाजिक अनुबंध, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ को समझो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ। इस स्टेज में क्या होता है, जो व्यक्ति होगा वो ये चीज़ देखता है कि अगर कोई कानून व्यवस्था है हमारे देश की या हमारे जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, ठीक है, अगर इस व्यवस्था के कारण, ठीक है, उसका नुकसान हो रहा हो तो क्या करेगा, वो उस कानून को तोड़ देगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि सपोज करो अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लें, जैसे कि हेंज ने जो भी चोरी करी थी, ठीक है, तो वहाँ पर उसने क्या सोचा कि अगर मैंने चोरी नहीं किया तो मेरी बीवी, ठीक है, क्या है, मर जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो क्या मतलब अकेला बेचारा पड़ जाएगा। तो उसने क्या सोचा, थोड़ा अपना फायदा सोचा यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर गलत है कानून, अगर इसके पास एक ही दवा थी तो उसको महंगी नहीं करना चाहिए था। किसी तरीके वो अपने आप को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो हम लोग भी करते हैं, किसने महंगे के अलावा चोरी ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी बेबी की जान बचानी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम एक क्या करेंगे, किसी की हम जान ले लेंगे। इस तरीके से उसको लगा कि हमारे ऊपर ये चीज़ चढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस चीज़ को क्या किया, चोरी कर लिया। तो वहाँ पर उसने क्या रीज़न दिया, स्टेज नंबर 5 वाला सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, कि कानून है, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए, नियम इंसान की भलाई के लिए होता है, ठीक है। इस स्टेज में हम ये चीज़ मानते हैं, लेकिन जिस नियम से अपना नुकसान हो रहा है तो उस नियम को हम तोड़ सकते हैं। ये स्टेज नंबर 5 की बात है। अब देखो स्टेज नंबर 6 में क्या है, इसमें भी देखो क्या, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम जो कानून बना है, ठीक है, वो अगर आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, अगर उससे समाज का फायदा हो रहा है, ठीक है, अगर समाज का फायदा हो रहा है तो उस कानून को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो कानून को ये भी तोड़ देगा, लेकिन ये मानता है कि इसका पालन करना चाहिए, हमारी भलाई के लिए है, लेकिन अगर उससे हमारा नुकसान हो रहा है, अपना व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है, ठीक है, किसी की जान जा रही है, तो हम ऐसे कानून को तोड़ देंगे, ठीक है। किसी अपने की, किसी पराई की, किसी की भी अगर जान जा रही, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिससे नुकसान हो जाएगा तो वो उस कानून को तोड़ देगा। लेकिन ऐसा कानून जिससे पूरे समाज के लिए कुछ दिक्कत हो, ठीक है, जो सिर्फ आप ही समझ पा रहे हो, जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह का नाम ले लो, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी हो गए, अगर इन लोगों ने समझ लिया था पूरे सिनेरियो को, एक तरीके से आप कह सकते हो उन्होंने फ्यूचर देख लिया था कि हाँ अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसा ऐसा इंडिया के साथ हो जाएगा। तो वो चीज़ पूरा समाज भले नहीं समझा, लेकिन उन्होंने क्या अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं तो कुर्बानी दी, अपने समाज के लिए किया, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे वो इस अवस्था में है, स्टेज नंबर 6 में। तो तुम ऐसे याद रखना कि जहाँ पर हेंज ने चोरी का डिसीजन लिया, ठीक, उसने कानून तोड़ा अपने लिए, तो वो कौन सा, स्टेज नंबर 5 में, ठीक है। और हमारे कोई भी फ्रीडम फाइटर का एग्जांपल समझ लेना, वो स्टेज नंबर 6 में आते हैं। तो अब उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कर देना, हो सकेगा तो इसको और अच्छे से किसी वीडियो में और समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे हिसाब से इतनी क्लियरिटी बहुत है। अब इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस थ्योरी से। बाकी इनका बस एज याद रख लेना, किस लेवल पर कौन सी एज होती है। अब बस इतना याद रखना कि होते कितने हैं, 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, और अवस्थाएं या स्टेजेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं स्टेजेस। ये याद रखना, किसने दिया, कोहलबर्ग ने दिया। किस थ्योरी से इंस्पायर है, पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी क्या बोलते हैं, एक लेडी थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, जिनका नाम है कैरोल गिलिगन, नाम था उनका, कैरोल गिलिगन। ऐसा नाम है कि तुम भूलोगे नहीं, याद रहेगा। अब इन्होंने कैसे इसको क्रिटिसाइज किया, इनके हिसाब से जो कोहलबर्ग भैया ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, आप पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर हुआ था, आपने अच्छी थ्योरी दी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसका नहीं ध्यान दिया, जेंडर का नहीं ध्यान दिया। मतलब इन्होंने जितने भी एग्जांपल जो भी इन्होंने पूछा या जो भी थ्योरी बनाई, पूरा किस पर, मतलब मेन पर लेकर बनाया, ठीक है, या बॉयज़ को लेकर बनाया, ठीक है। मतलब यहाँ पर गर्ल्स का नहीं ध्यान दिया, ठीक है, क्योंकि फेमिनिस्टिक का क्या होता है, देखो हम जिस चीज़ को लेकर विचार करते हैं, हमारे हिसाब से जो चीज़ हमें लगता है कि ये नैतिकता है, एक लेडी के हिसाब से वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, ठीक है। सपोज करो कि कोई ऐसी चीज़ हो रही जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ कोई मेरा दोस्त है या आपका कोई घर वाला कोई अपना है, ठीक है, वो जल रहा है। अब आपको पता है कि अगर हम उसको बचाने गए तो हम मर जाएंगे, ठीक है। अम्मा और फादर का एग्जांपल ले लेते हैं, फादर क्या इस चीज़ को समझेगा, ठीक है, कि अगर हम चले गए तो आगे और भी बच्चे हैं, हमारी बीवी है, सफ़र कर जाएगी, तो वहाँ पर उस बच्चे को कुर्बान होने देगा। लेकिन अगर आप एक माँ का दिल देखो तो क्या करेगी, वो जाके उसको बचाएगी। मतलब क्या है, अपने हिसाब से वो भी नैतिकता दिखा रही है,
ठीक है, उसकी नज़र में जो फादर करेंगे वो चीज़ गलत है, जो वो करेगी वो सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक आइडिया की या इंटेलिजेंस की बात करोगे तो वो फादर ने वो चीज़ लिया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कैरोल गिलिगन ने कि सबके जेंडर के हिसाब से मतलब क्या होती है, मोरालिटी अलग अलग होती है। तो आपने उसका नहीं ध्यान दिया, ठीक है, आपको उसका भी ध्यान देना चाहिए था। एक इन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया कि ये सब चीज़ें कल्चर और इन्वायरमेंट पर भी निर्भर करती हैं। मतलब बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसा उसका कल्चर है, कैसा समाज है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई है, इनकी जो भी क्रिटिसाइज हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा क्या क्रिटिसिज्म किया, अगर पूछेगा भी तो बस इतना पूछेगा, तो जहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस के आधार पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि कल्चर भी डिफरेंट होता है, तो ये सब स्टेजेस जो भी आपने बताई है ये वहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, मेन और वुमेन की अलग अलग थिंकिंग होती है, तो इनकी अलग अलग मोरलिटी, इनमें अलग अलग नैतिकता भी पाई जाती है। इस चीज़ का भी आपने नहीं ध्यान दिया। ठीक है, ये कैरोल गिलिगन ने कहा था। बस आपसे इतना पूछेगा किसने क्रिटिसाइज किया, तो कैरोल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया था, एक लेडी थी ये। और किस वजह से किया था, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से किया था। ठीक, और बाकी जेंडर के बेस पर किया था कि ये जेंडर बायसनेस हो गई। अब चलो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं इस थ्योरी को। अब इसके बाद अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल पियाजे-वाइगोत्स्की कोहलबर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, शुरू के ही सब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोएनालिटिक थ्योरी होगी सिगमंड फ्रॉइड की, और उसके बाद फिर चॉम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।